गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स बाय राघव सर जयपुर में हार्दिक स्वागत। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। मां सरस्वती का वंदन करते हुए आपकी क्लास का प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए। आरपीएससी ऑल पीजीटी एग्जाम्स, ऑल पीजीटी एग्जाम्स। आज हम इसमें क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास, 11th। ठीक है। 11th में हमने जो वेक्टर का जो क्लास है वो डाल दिया था पहले, तो वेक्टर का क्लास सभी देखें और उसके बाद अपन यूनिट एंड मेजरमेंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं मापन तथा विमाएं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है वो दो टॉपिकों में से होती है। एक तो हमारे पास डायमेंशन में से होती है और एक एरर में से होती है। ठीक है, लेकिन अपन पूरा ही पढ़ाएंगे, तो क्योंकि कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावना के आधार पर हमें नहीं चलना चाहिए। पूरा सिलेबस हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। पूरी संभावना पे हमें नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन किया जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। जिस भी चीज का मापन किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वो कहलाती है भौतिक राशि। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, मापन नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसी जो राशि हैं उनको हम भौतिक राशि नहीं बोलते हैं। भौतिक राशि उन्हीं को बोलते हैं जिनका मापन किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान है, जैसे द्रव्यमान है, मास है, इसका मापन किया जा सकता है। द्रव्यमान है, मास है, वेग है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, घनत्व है, डेंसिटी। इन सब का क्या किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, इनको मापा जा सकता है। लेकिन आप कहो कि प्रेम है, आपको किसी से लव है, आपको घृणा है, तो इन सब चीजों को, द्वेष है, इन सब चीज़ों का कोई मापन नहीं है कि कितना आप किसी से घृणा करते हैं, कितना ज्वेलसी किसी से करते हैं, कितना आप किसी से द्वेष करते हैं, कितना किसी को लव करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितनी दुश्मनी किसी के साथ है। ऐसा मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं है जिसकी सहायता से इनको मेजरमेंट किया जा सके। तो जिनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता उनको भौतिक राशि नहीं बोलते हैं, और जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है उनको हम बोलते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे, तो मापन करने के लिए कुछ यूनिट की आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि आपकी लंबाई कितनी है, आपका लेंथ कितना है, आपका मास कितना है बॉडी का, तो आप क्या बताओगे। जैसे मास बताया किसी ने 75, तो 75 के आगे क्या लगाएगा, वो केजी लगाएगा, यूनिट लगाएगा। तो कोई एक हमें ऐसी मापने के लिए कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम उसका मेजरमेंट कर सकें। तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित किया गया मान होता है। मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मात्रक यूनिट। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित किया गया मान, निर्धारित मान, निर्धारित मान, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं किसी भी यूनिट के मेजरमेंट के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट का मतलब हो गया और मेजरमेंट का मतलब मापना होता ही है। अब आते हैं हमारे पास डायमेंशन। तो उससे पहले हम कुछ भौतिक राशियों के टाइप देखेंगे, प्रकार देखेंगे। भौतिक राशियों के जो प्रकार हैं वो हम देखेंगे मापन के आधार पर या मात्रकों के आधार पर। तो भौतिक राशि जो है, फिजिकल जो क्वांटिटी हैं, फिजिकल जो क्वांटिटी हैं, भौतिक जो राशि हैं, ये भौतिक राशि दो पार्टों में हमारे पास हैं। फिजिकल जो क्वांटिटी है, भौतिक राशि जो है, ये दो पार्टों में हमारे पास हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जो है वो हमारे पास दो पार्टों में है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि हमारे पास दो पार्टों में है।
ठीक है। और उन दो पार्टों में कौन कौन सी हमारे पास, एक तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलते हैं मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल। और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न, एक को बोलते हैं अपन व्युत्पन्न, डेराइव, व्युत्पन्न डेराइव्ड। तो एक तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें नंबर लिखने हैं, क्या लिखने हैं, हमें नंबर लिखने हैं, नंबरों के बारे में हमें जानकारी देनी है, नंबर लिखने हैं। तो कोई भी आप नंबर लिखोगे तो कुछ डिजिटों की आवश्यकता होगी लिखने के लिए। वो डिजिट कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 9 डिजिटों का यूज करके कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी संख्या आप लिख सकते हो। कुछ भी संख्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा 525, 525 आपने लिखा, तो इसमें आपने एक तो 5 लिया है और एक 2 लिया है। तो लिया किससे, इनसे ही लिया है। कोई भी संख्या लिखो, 1008 लिख दो, 1235 लिख दो, कुछ भी आप संख्या लिखोगे वो सारी संख्या इनमें से कहीं ना कहीं से उठा के ही लिखोगे, कुछ ना कुछ अंक इसमें से लोगे। तो ये जो अंक हैं 0 से लेकर 9 तक 10 अंक, ये किसी से भी मिलकर बने हुए नहीं है, लेकिन सारी संख्याएं इनसे मिलकर बनी हुई हैं। तो ये किसी से मिलकर बने नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं मूल अंक, मूल अंक, फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं। और ये संख्याएं हैं, ये क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न कहलाती हैं, जो किससे बनी है, मूल अंकों से बनी है। ऐसे ही कुछ ऐसी भौतिक राशि हैं जो किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी हुई है, उनको बोलते हैं मूल भौतिक राशि। और ऐसी जो भौतिक राशि हैं जो अन्य भौतिक राशि से मिलकर बनी हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न। डिराइव का मतलब है उनको व्युत्पन्न किया गया है। और व्युत्पन्न किससे करेंगे, मूल भौतिक राशि से व्युत्पन्न करेंगे। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि जैसे हमें कोई नंबर लिखना हो तो हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिटों का उपयोग करके लिखते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए फंडामेंटल, मूलभूत, और ये हमारे पास हो गया डिराइव, व्युत्पन्न। उसी प्रकार ऐसी भौतिक राशियां जिनको अन्य भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ नहीं माना जा सकता, वो मूल भौतिक राशि कहलाती हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको अन्य भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे मूल भौतिक राशि होती है 7। मूल भौतिक राशि कितनी होती है, 7 मूल भौतिक राशि होती है। मूल भौतिक राशि जो होती है वो 7 होती है। 1 कौन सी है, पहली कौन सी है, लंबाई, पहली कौन सी है, लंबाई, लेंथ, पहली कौन सी है, लेंथ। दूसरी है द्रव्यमान, दूसरी है द्रव्यमान, मास। दूसरी कौन सी है, द्रव्यमान है, मास है। और तीसरा हमारे पास है समय, तीसरा हमारे पास है समय, टाइम, समय, टाइम। चौथा हमारे पास है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा हमारे पास है ताप, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर। और छठा हमारे पास है पदार्थ की मात्रा, 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 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां हमारे पास है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, लूमिनस, लूमिनस इंटेंसिटी, लूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये हमारे पास 7 भौतिक राशि हैं। सारी की सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इन 7 भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब डिराइव है, जैसे आपको बनाना है, क्षेत्रफल बनाना है, क्या बनाना है, क्षेत्रफल बनाना है, क्षेत्रफल बनाना है, एरिया बनाना है, क्षेत्रफल, एरिया बनाना है। तो एरिया बनाने के लिए क्या लिखोगे आप, एरिया बनाने के लिए लिखोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या लिखोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है, एक प्रकार की लेंथ ही है, और विड्थ भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। तो आपने लेंथ का उपयोग करके क्या बनाया, एरिया बनाया। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हमारे पास होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हमारे पास होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हमारे पास आयतन हो गया। तो यहाँ लंबाई यूज की, चौड़ाई यूज की, ऊंचाई यूज की, लेंथ, विड्थ और हाइट यूज किया। लेंथ भी लेंथ है
और विड्थ भी लेंथ है और हाइट भी क्या है, लेंथ है। ये तीनों ही क्या हमारे पास लेंथ है। तो लेंथ को हमने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। या लेंथ को कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा। तो ये हम किससे व्युत्पन्न कर रहे हैं, फंडामेंटल से डिराइव कर रहे हैं। फंडामेंटल से क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी और ये हमारे पास हो गई व्युत्पन्न भौतिक राशि। अच्छा, जिस किसी भी भौतिक राशि को मापना है तो मापने के लिए क्या करेंगे, मात्रक यूज करेंगे। क्या कहते करेंगे, मात्रक यूज करेंगे। तो इनके भी हमारे पास क्या होंगे, मात्रक होंगे। इनके भी पास क्या होंगे, मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को Q से हम लिखते हैं। Q कोई फिजिकल क्वांटिटी है। Q कोई क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। भौतिक राशि में दो चीज होती है, एक होता है N और एक होता है U। Q मतलब भौतिक राशि, Q मतलब भौतिक राशि। तो ये हमारे पास क्या है, भौतिक राशि है। क्या है सर जी, भौतिक राशि। ये क्या है, उसका संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है, उसकी इकाई, यूनिट। क्या है इसकी इकाई, यूनिट, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं Q से। Q बराबर होता है एन यू। Q का मतलब होता है भौतिक राशि, N का मतलब होता है संख्यात्मक मान, U का मतलब होता है इकाई, यूनिट। तो यहाँ पर हमने फंडामेंटल क्या लिखी है, फिजिकल क्वांटिटी लिखी है। तो इनकी सबकी हमको क्या लिखनी चाहिए, यूनिट लिखनी चाहिए। तो लंबाई की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और द्रव्यमान की जो होती है वो होती है केजी, किलोग्राम। समय की जो होती है वो होती है सेकंड, टाइम की। और विद्युत धारा की जो होती है वो होती है एम्पियर, एम्पियर। और ताप की जो होती है वो होती है हमारे पास केल्विन, केल्विन। और पदार्थ की मात्रा की होती है मोल। और इसकी ज्योति तीव्रता की होती है कैंडेला, कैंडेला। ये इनकी क्या है, मात्रक है, यूनिट है। अच्छा, जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट की बात करते लिए हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं यूनिटों के। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट के सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग मापने का तरीका होता है। आपका मापने का तरीका अलग है, मेरा नापने का तरीका अलग है, किसी और का तरीका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो सबको, सबका मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे ही अलग अलग देशों ने अलग अलग पद्धतियां बनाई शुरुआत में। तो उनको हमने क्या बोला, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला, मात्रक पद्धतियां बोला। सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियां। तो मात्रक पद्धतियां हमारे पास कौन सी हैं, तीन मात्रक पद्धति हमारे पास शुरुआत में चलती थी। एक चलती थी सीजीएस, सीजीएस। एक चलती थी एफपीएस, और एक चलती थी एमकेएस, एक चलती थी एमकेएस। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और जी का मतलब है यहाँ पर ग्राम से, और एस का मतलब यहाँ पर सेकंड से है। एफ का मतलब यहाँ से क्या से, एफ का मतलब क्या है, फिट से है। एफ का मतलब फिट, एफ का मतलब क्या है, फिट है। ठीक है, फुट या फिट, फिट। ठीक है, फिट है। और पी का मतलब यहाँ पर पाउंड है। पी का मतलब क्या है, पाउंड है। पी का मतलब क्या है, पाउंड है। और एस का मतलब यहाँ पर वापस से क्या है, सेकंड। एस का मतलब वापस से क्या है यहाँ पर, सेकंड। एमकेएस जो पद्धति होती है उसका मतलब है मीटर, मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो देखो, तीन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हमारे पास हैं। एक तो है लेंथ, एक तो है लेंथ, एक हमारे पास है मास, और एक हमारे पास है टाइम। एक तो लंबाई हमारे पास होगी, एक हमारे पास द्रव्यमान हो गया, और एक हमारे पास समय हो गया। लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली मेजरमेंट करने के लिए एक पद्धति बनाई गई सीजीएस, एक बनाई गई एफपीएस, एक बनाई गई एमकेएस, एक बनाई गई एमकेएस। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, और मास को ग्राम में, और समय को सेकंड में। सेकंड में ही नापा जाता है समय तीनों पद्धतियों में। इसमें फीट होता है, इसमें पाउंड होता है, मतलब द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में नापते हैं, और जो मास होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास तीन मात्रक पद्धतियां शुरुआत में आई, और फिर लास्ट में हमारे पास आती है एसआई यूनिट। क्या आती है, एसआई यूनिट।
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति हमारे पास है। और ये एमकेएस पद्धति का ही क्या है? एडवांस फॉर्म है। क्या है? एमकेएस का एडवांस फॉर्म, एमकेएस का एडवांस फॉर्म, एडवांस फॉर्म, एमकेएस का ही क्या है? ये एडवांस फॉर्म है। एमकेएस कोई परिवर्धित जो रूप होता है वो क्या करते हैं? एसआई यूनिट में हम यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। पहले क्या होता था? अलग अलग यूनिट चलती थी अलग अलग देशों के हिसाब से। पहले यूनिट अलग अलग देशों के हिसाब से क्या चलती थी? अलग अलग यूनिट चलती थी। कोई देश किस यूनिट को सिस्टम मान रहा है, कोई किस में मान रहा है, कोई किस में मान रहा है। लेकिन जब हम पूरे व्यापार करते हैं तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार करते हैं तो वहां हमारे पास अलग अलग यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो सभी देशों ने मिलकर एक संगोष्ठी करी और संगोष्ठी करके निष्कर्ष निकाला कि हमें एक क्या बनाना चाहिए? पूरे विश्व के लिए एक प्रकार के मात्रक बनाने चाहिए जिससे कि स्टैंडर्ड डिसाइड करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो सबने क्या करा? एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम का नाम रखा एसआई सिस्टम, जिसमें एमकेएस जो सिस्टम है उसी को हमने क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया। एमकेएस में कुछ चेंज करके उसी को हमने क्या कर दिया? एसआई यूनिट में बदल दिया। मैंने जो यहाँ पर आपको लिखाई, मैंने यहाँ पर जो आपको लिखाई, ये सारी की सारी क्या लिखाई है? एसआई यूनिट लिखाई है। ये सारी की सारी जो यूनिट लिखी है वो कैसी यूनिट लिखी है? एसआई यूनिट लिखी है हमारे पास। ठीक है, फंडामेंटल की लिखा दी मैंने, ड्राइव बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दी है। फंडामेंटल की संख्या फिक्स है, इनकी संख्या केवल कितनी है? 7। डेराइव की कोई संख्या फिक्स नहीं है, ये संख्या बहुत सारी हो सकती है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हो सकती हैं। तो आप चाहें तो ये नोट्स उतार सकते हो। क्लास 11 हमने आज स्टार्ट करी है। इसमें इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन ये टॉपिक हम लेके चलेंगे। टोटल जो 11th और 12th का पूरा सिलेबस जो हमने पार्ट बांटेंगे वो लगभग 28 क्लासों के अंतर्गत बांटेंगे। इसके अंतर्गत बांटेंगे 28, मतलब टॉपिक्स के अंतर्गत डिवाइड करेंगे अपन 11th और 12th के पूरे पार्ट को 28 टॉपिक, या हम कह दें इनको 28 चैप्टर्स इनको बोल दें। ठीक है, तो एक क्लास में हम कोशिश करेंगे थ्योरी हो जाए और एक क्लास में इसके पीवाईक्यू जो हैं पिछले सालों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हो जाएं, और बाकी फिर आपको असाइनमेंट दिए जाएं जिनका आप आराम से क्या करें? अध्ययन करें, और टेस्ट दिए जाएं जिसका आप टेस्ट लें, और कोई समस्या आए तो उसका सॉल्यूशन आप हमसे पूछें। ठीक है, ये प्रकार का सिस्टम इसमें रहेगा। पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, उसके बाद फिर एक पीवाईक्यूज की क्लास होगी, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले पेपर्स में उन सब का हम डिस्कस करेंगे, और फिर आपको टेस्ट उसमें देंगे, और टेस्ट के माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और उसके बाद आप कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इसका सिलेबस रहेगा। तो पहला अपना यूनिट एंड मेजरमेंट है। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किया गया मान। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड जो हमारे पास वैल्यू होती है, एक रेफरेंस जो वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। भौतिक राशि ऐसी होती है जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशि हमारे पास कहलाती है। जिसको मापा नहीं जा सकता वो भौतिक राशि नहीं कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो भौतिक राशि होती है उस भौतिक राशि को हम क्यू से लिखते हैं, और क्यू बराबर होता है एन यू। क्यू से लिखते हैं और क्यू बराबर होता है एन यू। क्यू यहाँ पर क्या है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, और एन का मतलब यहाँ पर संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू का मतलब क्या है? यहाँ पर इकाई है, यूनिट है। ये जो भौतिक राशि होती हैं, बेसिकली इन भौतिक राशियों को हम कितने पार्टों में बांट रहे हैं? 2 पार्टों में बांट रहे हैं। एक तो मूल भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसी भौतिक राशि जिन्हें किसी अन्य से मिलकर बना हुआ नहीं माना जा सकता वो मूल भौतिक राशि होती हैं, और ऐसी भौतिक राशि जिन्हें मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी हुई है, जबकि ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या डिसाइड हमारे पास नहीं है, आप इनको नोट कर लें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, अच्छे तरीके से शॉर्ट में लिखें, ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके सबको उतार लें। अभी आती हैं, सबको आती हैं, लेकिन उतारना जरूरी है। सबको आती हैं, क्या आती हैं? सबको आती हैं, सबको आती हैं, लेकिन फिर भी उतारना क्या है? जरूरी है। एक बार जब हम लिख रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को लिखते हुए चलें, जिससे कि हमें क्या हो जाए? सारी चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाएं। ठीक है, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। आती है आपको, बहुत होशियार हो आप। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करनी है? ये उतारनी है।
फिर भी आपको क्या करनी है सर, उतारनी है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है मात्रक पत्तियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो तीन प्रकार की हमने देखी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसमें तीन भौतिक राशियों को जन्म लेते हैं, लेंथ को, मास को और टाइम को। फिर हमारे पास है एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। और इसका एमकेएस का क्या है, ये एडवांस फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट चलें। इसके बाद हमारे पास कुछ आती है पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशि। तो पूरक भौतिक राशि में दो आती हैं, एक तो आता है समतल कोण, एक तो आता है समतल कोण, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, समतल कोण, प्लेन एंगल। और एक आता है हमारे पास ठोस कोण, एक आता है हमारे पास ठोस कोण, सॉलिड एंगल। क्या आता है, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। और एक आता है समतल कोण। तो समतल कोण तो देखो, जैसे ये हमारे पास कोई लाइन है और एक लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच में जो कोण होता है, इसको हम समतल कोण बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, वो मात्रक हमारे पास होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। कोण को मापने का जो एसआई यूनिट है, वो क्या होता है, रेडियन हमारे पास होता है। रेडियन क्या होता है, रेडियन। अब जैसे देखो, एक डिग्री में भी नापते हैं तो 180 जो डिग्री होता है, वो होता है पाई रेडियन के बराबर। इससे आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। 180 जो डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो सॉलिड जो एंगल है, जैसे कोई हमारे पास ये एरिया है, इस एरिया को किसी पॉइंट से मैं मिला दूं, थ्री डी में मिला दूं, तो ये थ्री डी में बनने वाला जो एंगल होता है, उसे बोलते हैं हम डी ओमेगा ठोस कोण। क्या बोलते हैं, डी ओमेगा ठोस कोण बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, डी ओमेगा ठोस कोण बोलते हैं। अगर ये हमारे पास क्या है, एरिया है, डी ए एरिया है, तो डी ओमेगा क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये दूरी आर है, ये दूरी क्या है, आर है, और ये क्षेत्रफल है, तो इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा एक बिंदु पर अगर थ्री डी में कोई कोण बनाए, उस कोण को बोलते हैं ठोस कोण। और ये ठोस कोण होगा डी ओमेगा। या तो ऐसे लिख दें, या फिर डी ओमेगा इस प्रकार से, दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा। तो ये क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया। ये होता है हमारे पास डी ए कॉस, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है जब तो ठीक है। अगर ये थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे, और फिर हम क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। फिर क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इसके साथ कुछ क्या है, सीधे के साथ क्या है, कुछ थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा आएगा। उस कंडीशन में हम लिखेंगे डी ए इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर परफेक्ट हमारे पास एरिया नहीं है, एरिया थोड़ा सा झुका हुआ है, तो हम किसी बिंदु पर बनने वाला जो ठोस कोण लेंगे, थ्री डी में जो कोण लेंगे उसे ठोस कोण बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोल देंगे। थ्री डी में जो एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। थ्री डी में बनने वाला जो एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को लिखेंगे अपन डी ए आर स्क्वायर से, जब परफेक्ट ये क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है बिल्कुल एक इसके सीधे इसमें जाए परपेंडिकुलर। और जबकि यहाँ से अगर हम गुजारे हैं तो ये परपेंडिकुलर के साथ एरिया जो है वो कुछ एंगल बनाए, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, वो होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब पूरा सीधा ही हो, उस कंडीशन में पास डी अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास होता है। आर डिस्टेंस है एरिया से, और कॉस थीटा इसके बीच में क्या है, एंगल है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ है,
संपूर्ण गोलीय पृष्ठ है, संपूर्ण हमारे पास गोलीय पृष्ठ है, स्पेरिकल सरफेस हमारे पास है। कैसा है? स्पेरिकल सरफेस हमारे पास है। तो स्पेरिकल सरफेस के द्वारा बनाया गया जो टोटल ओमेगा होता है, कुल घनकोण होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। क्या होती है? 4 पाई क्या होती है? वैल्यू होती है। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा बनाया गया जो ठोस कोण होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 4 पाई होती है। ये किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण होता है, जबकि ये दो रेखाओं के बीच में या दो तलों के बीच में क्या होता है? कोण हमारे पास होता है। ठीक है, ये हमारे पास पूरक भौतिक राशि कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। इनको ना तो मूल भौतिक राशि बोलते हैं और ना ही इनको व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। इनको बोलते हैं पूरक, सप्लीमेंट्री रह गई ये। ना तो ये फेल ही हुई और ना ये पास ही हुई। जैसे होता है ना, एक विद्यार्थी फेल हो जाता है या पास हो जाता है, तो या तो फेल या पास। अब ये ना तो फेल हुआ और ना ही पास हुआ, ये क्या रह गया? सप्लीमेंट्री रह गया, बैक इसकी रह गई। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है दो प्रकार की, एक तो समतल कोण और एक ठोस कोण। प्लेन एंगल और क्या हो जाता है हमारे पास? सॉलिड एंगल। ये हमारे पास क्या होती है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलो ये हमारे पास मात्रक पद्धतियां हो गई और उनको नापने की चीजें हमारे पास हो गई। फिर हमारे पास आती है यूनिट। इसके बाद हमारे पास आती है यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास डायमेंशन ले लेते हैं। यूनिट तो अपने हो गई, डायमेंशन। इसके बाद हम ले लेते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन हम ले लेते हैं, बिमा ले लेते हैं। क्या होते हैं? बिमा ले लेते हैं। तो देखो बिमा क्या है, बिमा होती क्या है? सबसे पहले देखो बिमा होती क्या है। सबसे पहले ये देखो, सबको आती है, सबको आती है, मेरे को पता है, सारे मास्टर हो आप, सबको आती है, लेकिन फिर भी एक कर्तव्य है टीचर का, पढ़ाना ही है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है। तो एक टीचर के नाते पूरा सबको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि कोई ये ना सोचे कि सर ने कुछ छुड़वा दिया है, कुछ रह गया। ठीक है, अपना कर्तव्य अपन क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हिसाब अपने कर्तव्यों का होता है, अपने कर्मों का होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे कर्मों का ईश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। और बुरे कर्म करेंगे तो ईश्वर उनका भी क्या करेगा? न्याय करेगा। तो मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य पूरा करें। डायमेंशन क्या होती है? देखो किसी भी भौतिक राशि को हम MLT या मूल भौतिक राशियों की घातों के रूप में लिख सकते हैं। MLT तीन लेते हैं बेसिकली, 7 भौतिक राशि हमारे पास मूल भौतिक राशि हैं। उनको कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है या मूल भौतिक राशि है, उसे MLT की घातों के रूप में जब व्यक्त करते हैं, तो इसे MLT की घातों के रूप में जब व्यक्त करते हैं, तो इसे ही इनकी जो घातें होंगी हमारे पास, जैसे A घात हो गई, B घात हो गई और C घात हो गई, तो ABC इनको बोलते हैं बिमा, डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। और अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं MALV और TC, तो इसको बोलते हैं बिमीय सूत्र। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिमीय सूत्र। क्या बोलते हैं? बिमीय सूत्र। ये केवल ABC हम लिख दें तो इनको तो बोलते हैं बिमा डायमेंशन। क्या बोलते हैं? बिमा बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इनको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी ऐसी भौतिक राशि है जिसको, कोई भी भौतिक राशि है, उसको हम क्या कर सकते हैं? मूल भौतिक राशियों की घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जब मूल भौतिक राशियों की घातों के रूप में व्यक्त करेंगे तो इन घातों को ही हम क्या बोलेंगे? बिमा बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। इन घातों को ही हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे, बिमा बोलेंगे। जैसे m की घात a लगाई, l की घात b लगाई और t की घात c लगाई, तो यहाँ पर a, b और c जो है वो हमारे पास बिमा कहलाती हैं, डायमेंशन कहलाती हैं। अगर हम इसे बड़े कोष्टक के अंदर लिख देते हैं MALVTC, तो ये हमारे पास बिमीय सूत्र कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहता है। किसी भी भौतिक राशि की बिमा लिखने के लिए उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या बनता है उसका, वो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तब जाकर आप क्या लिख सकते हो? बिमा लिख सकते हो। जैसे हमारे पास वेग है, जैसे हमको एक कोई भौतिक राशि लिखनी है, या तो जैसे हम दूरी लिखने, दूरी लिख रहे हैं, तो दूरी क्या होती है? चले गए पथ की लंबाई दूरी होती है, तो लंबाई ये तो क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। विस्थापन है तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास है, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस। और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इनकी भी क्या होती है? m। तो बताओ यहाँ पर जब इनको MLT के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? MLT के रूप में लिखेंगे। m का मतलब मास, इसमें है नहीं। l का मतलब लेंथ, लेंथ इसमें है कितनी बार? एक बार। टाइम मतलब टाइम इसमें है नहीं, तो क्या लिखेंगे? m0 l1 t0, m0 m0 m0
L1 T0, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर ये 0 1 और 0 जो लगाया है अपन ने, ये इसकी कहलाएगी डायमेंशन। क्या कहलाएगी, डायमेंशन। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो हो गई 0 1 0, ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन। 0 1 0 क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है सर जी। और ये जो पूरा हम इसको बड़े कोष्टक लिखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। अब ऐसे जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मेरे को लिखना है आवेश, क्या लिखना है, आवेश, चार्ज लिखना है मेरे को पास, क्या लिखना है, आवेश लिखना है, चार्ज लिखना है। तो चार्ज को मैं कैसे लिखूंगा, चार्ज को मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो चार्ज होता है हमारे पास, धारा से लिखेंगे, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसको हम धारा बोलते हैं। आवेश के जो प्रवाह की दर है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो है, उस रेट ऑफ चार्ज फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करंट। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर हमारे पास होता है आई इंटू टी। तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आवेश की अगर हमें विमा लिखनी है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो किसका लिखना पड़ेगा, आई का लिखना पड़ेगा, और किसका लिखना पड़ेगा, टी का लिखना पड़ेगा। किसका लिखना पड़ेगा, टी का लिखना पड़ेगा। अच्छा, आई तो मूल भौतिक राशि है, और इस मूल भौतिक राशि है तो इसको क्या लिखते हैं, ए। तो ये क्या हो जाएगी, A1, और टी समय है तो क्या हो जाएगा, T1। तो इसका विमा क्या बन जाएगी, A1 T1। क्या लिख जाएगी, A1 T1, ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा, A1 T1। इस प्रकार से तो किसी भी भौतिक राशि की आपको विमा लिखनी है तो सबसे पहले उसका मूल भौतिक राशियों के साथ संबंध देखना पड़ेगा। कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी उठाओ, उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको मूल भौतिक राशि में पहले क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। उसके बाद मूल भौतिक राशियों की हम क्या लिखेंगे, घात लिखेंगे, और वो विमा हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास डायमेंशन होती है। आप लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि को MLT की घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो M L और T की जो घातें होती हैं वही क्या कहलाती हैं, विमा कहलाती हैं। ये मैंने शॉर्ट में आपको लिखा रखा है। ठीक है, अब जैसे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे पास हमको जो पता ही होना चाहिए वो होती है बल, फोर्स। फोर्स, देखो बल हमेशा कहाँ से मिलता है, माँ से मिलता है। बल हमेशा कहाँ से मिलता है, माँ से। जो बल मिलता है व्यक्ति को वो कहाँ से मिलता है, माँ से मिलता है। न्यूटन भी कह के गया था बल कहाँ से मिलता है, माँ से। न्यूटन हमारा फोर फादर है, न्यूटन हमारा क्या है, फोर फादर। हमारे दादाजी के दादाजी के भी दादाजी के दादा हैं, तो फोर फादर हैं। तो बड़े बुजुर्ग कुछ क्या बना गए हैं, नियम बना के गए हैं। तो उन नियमों में न्यूटन भाई साहब ने एक, हमारे दादाजी ने एक नियम बना रखा है कि बल कहाँ से मिलता है, माँ से मिलता है। बल कहाँ से मिलता है, माँ से मिलता है। तो F बराबर क्या होता है सर जी, ma होता है। F बराबर सर जी क्या होता है, ma होता है। बल कहाँ से मिलेगा हमें, माँ से मिलेगा। तो अब बताओ, ये बल हमने लिख दिया। अब इसकी बल की हमें क्या लिखनी है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, बेमा लिखनी है। तो सबसे पहले m की लिखेंगे, सबसे पहले किसकी लिखेंगे, m की लिखेंगे, और उसके बाद किसकी लिखेंगे, a की लिखेंगे। अच्छा, m का मतलब क्या होता है, मास। मास का मतलब क्या होता है, m1। a का मतलब होता है एस्लेशन। एस्लेशन मतलब त्वरण। त्वरण का मतलब, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग अपॉन समय। वेग अपॉन समय। वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, और ये समय ऑलरेडी हमारे पास है। विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार की दूरी। दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब मीटर। मीटर लंबाई है, लंबाई है, लेंथ है, तो एक बार लिए। और टाइम कितनी बार आया, दो बार आया। तो L1 T1, इसका मतलब L1 T माइनस टू। L1 T माइनस टू, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, L1 T माइनस टू। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी हमारे पास M1 L1 और T माइनस टू। क्या बन जाएगी, M1 L1 और T माइनस टू। तो ये फोर्स की डायमेंशन है। फोर्स की क्या है, डायमेंशन। M1 L1 T माइनस टू, ये तो याद होनी ही चाहिए, ये तो याद होनी ही चाहिए। MTR है, मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो, ये तो याद होना ही चाहिए। MTR है, मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो। MTR है, याद होना ही चाहिए। M1 L1 T माइनस टू, M1 L1 T माइनस टू। किसी भी चीज का हमें डायमेंशन लिखना है, उसका हमें क्या पता होना चाहिए, मूल भौतिक राशियों के साथ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसका रिलेशन किस प्रकार से है, कौन सा फॉर्मूला इसके साथ बनेगा, कौन सा फॉर्मूला इसके साथ बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार हमारे पास जी की डायमेंशन पूछ लेता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, गुरुत्वीय नियतांक क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी डायमेंशन पूछ लेता है, आर की डायमेंशन पूछ लेता है। आर की डायमेंशन, आर मतलब क्या है? ये प्रतिरोध है। क्या पूछ लेता है? प्रतिरोध की डायमेंशन पूछ लेता है। सर जी हमारे पास म्यू नॉट की डायमेंशन पूछ लेता है। सर जी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछ लेता है। ऐसी ऐसी डायमेंशन पूछ लेता है। और नीटा तो उसका फेवरेट है। नीटा तो क्या है? इसका फेवरेट है। ईटा नहीं बोलते इसको, ऐसी ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईटा। तो ईटा तो इसका क्या है? फेवरेट है। ईटा तो क्या है? फेवरेट है। इसकी डायमेंशन तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। और साथ में इन दोनों की म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी जा चुकी है। अब देखो इनकी अगर डायमेंशन हम निकालने लगेंगे तो डायमेंशन निकालने में बहुत टाइम लगेगा, और इतना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने पास होता नहीं है। तो हमें इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि इजी वे में क्या हो। अब जैसे इसका फॉर्मूला हमारे पास ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इसका एग्जाम का फॉर्मूला है कि कोई सी बराबर हमारे पास होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। ये हमारे पास सी का वैल्यू होता है। तो हम अगर इसका स्क्वायर कर दें तो सी स्क्वायर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से हम अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालें तो 1/c² हो जाएगा। अब c क्या होता है? स्पीड है, और स्पीड की डायमेंशन हम जानते ही हैं। स्पीड की डायमेंशन जानते ही, स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड होता है, इसका स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन आएगी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन आएगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास? देखो मीटर की क्या होती है? मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ है L1 और सेकंड है तो ये आ गई T-1 ये। और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास L-2 और ये हो जाएगा T2। L-2 और ये क्या हो जाएगा? T2। L कितनी बार आएगा? -2 बार। और T1 कितनी बार आएगा? -2 बार। मतलब कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो L2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? T। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की डायमेंशन निकल, तो हमें कोई फॉर्मूला सीधा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। उस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स एफ बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r²। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? F × r² अपॉन m1 m2। तो जी की डायमेंशन देखो, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2 बटे m2, मास 2 बार आ गया नीचे, और r मतलब डिस्टेंस 2 बार आ गई ऊपर। डिस्टेंस को कितनी बार कर दो? 2 बार कर दो। डिस्टेंस को कितनी बार कर दो? 2 बार कर दो। तो डिस्टेंस को कितनी बार कर दो यहाँ पर? डिस्टेंस को यहाँ पर कितनी बार कर दो? 2 बार कर दो। मतलब लेंथ कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। क्या बनेगी जी की डायमेंशन? तो जी की डायमेंशन हमारे पास बनेगी m-1 ये ऊपर चली गई, और L⁻³ हो जाएगी T-। ये इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन। हमें सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये धीरे फॉर्मूले जो हैं कैसे पता लगेंगे? थ्रू आउट द कोर्स पढ़ते पढ़ते हमें सब याद हो जाती है। थ्रू आउट द कोर्स हम जब धीरे धीरे पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हमें क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। सारी चीज़ें हमें क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की हमें क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। ठीक है सर जी, ये हमारे पास हो गया। जो डायमेंशन लिखाई गई हैं उन डायमेंशन को आप लिख सकते हैं। पूछी जो जाती हैं वो फेवरेट कौन कौन सी हैं? जी की, आर की, म्यू नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की, ईटा की, बहुत फेवरेट है ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। इसमें क्वेश्चन पर ये कैसा आता है? सेम फिजिकल क्वांटिटी वाला, सेम भौतिक राशि वाला आता है कि ऐसी दो भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं जिनकी विमा समान है। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या आता है? फेवरेट हमारे पास आता है। उसको भी देखेंगे अपन PYQ के अंदर। सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उन सभी टाइपों का यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास आता है, अगला जो आता है वो आता है विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग, विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, विमाओं के अनुप्रयोग हमारे पास आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, विमाओं के अनुप्रयोग। तो विमाओं के अनुप्रयोग में हमारे पास सबसे पहले आता है कि क्या? एक भौतिक राशि को, एक भौतिक राशि को, एक भौतिक राशि को या किसी भी भौतिक राशि को मात्रक, एक मात्रक परिस्थिति से दूसरी मात्रक परिस्थिति में बदलना। भौतिक राशि को
भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक 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 सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ये इसके क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। हमें पता ही है कि Q बराबर क्या होता है, एन यू होता है। अगर पहले मात्रक में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, U1 हो जाएगा। अगर हम Q की बात करें, दूसरे मात्रक पद्धति में बात करें तो N2 U2 हो जाएगा। अच्छा Q तो बराबर है ही दोनों में, Q तो बराबर है ही, तो N1 U1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 U2 हो जाएगा। अब जैसे आपको N2 कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, N1 U1 अपॉन U2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। इसको लिखो, इसको लिखो, ये चेंज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे 1 न्यूटन जो होता है वो 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। एक जो न्यूटन होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। एक जो न्यूटन है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर हमारे पास होता है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीख लें केवल थोड़ा सा कि किस किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं, किस किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो देखो, आपको टीचर बनाना है, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। आप बच्चों को भी कैसे पढ़ाओगे ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, इसमें कवर होना चाहिए। और जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आपकी क्लास को लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो ये न्यूटन किस में होता है, एमकेएस में या एसआई में, और ये डाइन किस में होता है, सीजीएस में। तो हमें ये तो पता है कि एक N1 पता है और ये न्यूटन पता है एमकेएस में, और ये 10 की घात 5 हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। तो ऐसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, N2 N1 की वैल्यू कितनी हो गई, पता है 1 न्यूटन में N1। अच्छा, ये जो क्या है, फोर्स है, तो फोर्स को पहले में क्या लिखेंगे अपन, फोर्स को फोर्स को फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे लिखो, U1 की डायमेंशन और U2 की डायमेंशन लिखो। फोर्स की डायमेंशन लिखो, फोर्स की डायमेंशन यहाँ भी लिखो और फोर्स की डायमेंशन यहाँ भी लिखो। फोर्स की डायमेंशन दोनों मात्रक पद्धतियों में लिखो। तो बताओ यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, मात्रक पद्धति का मतलब हो गया, ये हो गया हमारे पास M1 अपॉन M2 इसकी पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी पावर B, और T1 अपॉन T2 इसकी पावर C। इस प्रकार से इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो दोनों मात्रक पद्धतियों में। U1 मतलब पहली मात्रक पद्धति में M1 L1 T1 A B C की घात, और U2 मतलब दूसरी मात्रक पद्धति मतलब M2 L2 और T2। ए बी सी डायमेंशन सेम होंगी, डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। भौतिक राशि की डायमेंशन तो चेंज होंगी ही नहीं, भौतिक राशि की डायमेंशन तो चेंज होंगी ही नहीं। तो बताओ यहाँ पर जो बल होता है, बल फोर्स, उसकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन कितनी होती है, मैंने बताया M1 L1 T-2 याद ही रखना है। तो यहाँ पर A कितना आ जाएगा 1, और B कितना आ जाएगा 1, और C हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 जाएगा। कोई भी आपके पास जो भौतिक राशि दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, उस फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या रखो, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो, डायमेंशन फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2, M1 L1 T-2 ये होता है। तो A1, तो A हमारे पास कितना आएगा 1, और B हमारे पास कितना आएगा 1, और C हमारे पास कितना आएगा -2 हमारे पास आएगा। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2 हमारे पास आएगी। इन वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो। अच्छा, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 1। M1 मतलब पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, तो पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान किस में होगा, मीटर में होगा, किसमें होगा, उसमें होगा केजी में। और दूसरी मात्रक पद्धति में कितना होगा, ग्राम में। इसकी पावर कितनी आएगी 1। L1 का मतलब लेंथ, तो पहली मात्रक पद्धति में लेंथ कितनी होगी, मीटर में, MKS है तो मीटर, और दूसरे में कितना होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि CGS है। इसकी डायमेंशन कितनी है 1, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो इसमें भी सेकंड होती है और इसमें भी क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 हमारे पास घात हो जाएगी। तो हमारे पास N2 जो निकल के आएगा, N2 हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1। अच्छा, इन दोनों को एक जैसा बनाओ, या तो ऊपर वाले को सेंटीमीटर बनाओ या नीचे वाले को क्या बनाओ,
केजी बनाऊं, ऊपर वाले को मीटर बना सेंटीमीटर बनाऊं या इसको सेंटीमीटर बनाऊं, सेकंड से सेकंड कट ही जाएगा, सेकंड से सेकंड कट ही जाएगा। तो हमारे पास केजी का मतलब 10 की घात क्या होता है, 3। केजी का मतलब 10 की घात 3 ग्राम होता है, केजी का मतलब 10 की घात 3 ग्राम होता है। तो 10 की घात 3 ग्राम, तो ग्राम नीचे भी आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 1। मीटर का मतलब होता है 10 की घात, 10 की घात, मीटर का मतलब होता है 10 की घात, मीटर का मतलब होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा, सेकंड से सेकंड कट गया और ये एक बचा। एक की कितनी भी घात लगाओ आप, उसकी वैल्यू हमेशा बन रहती है। एक की कितनी भी घात लगाओ उसकी वैल्यू हमेशा बन रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो N2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये कट जाएगा, और उसकी पावर कितनी है, 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो N2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, N2 की वैल्यू आ गई कितनी, 10 की घात 5। और CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है डाइन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 10 की घात 5 डाइन के बराबर हो गया। इस प्रकार से हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी भी भौतिक राशि को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये उतार लो एक एग्जाम्पल के तौर पर, किस प्रकार से मेथड होता है, मेथड हमें पता होना चाहिए, मेथड हमें पता होना चाहिए। है कोई सूत्र आपको दे रखा है, कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है तो उस फॉर्मूले को चेक करना, कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है तो उस फॉर्मूले को क्या करना, चेक करना। कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है तो उस फॉर्मूले को क्या करना, चेक करना कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं है। उस फॉर्मूले को क्या करना, चेक करना कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। सूत्र की जांच करना, सूत्र की जांच करना, किसी भी फॉर्मूले को वेरीफाई करना कि दिया गया फॉर्मूला सही है या नहीं है। उसके लिए हम करते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय विमीय समांगता का सिद्धांत। इसके लिए हम लगाते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है, विमीय समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए, समान। प्रत्येक पद की प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। कोई भी आपको फॉर्मूला दे रखा है, कोई भी फॉर्मूला दे रखा है तो उस फॉर्मूले का हर टर्म कैसा होना चाहिए,
सेम डायमेंशन का होना चाहिए, उसकी समान विमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम डायमेंशन होनी चाहिए। सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, सेम डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और ये जो डायमेंशन है सर जी, ये डायमेंशन जब हम प्रत्येक टर्म की निकालेंगे, प्रत्येक पद की निकालेंगे, तो पद होता है प्लस या माइनस से अलग, गुना या भाग से पद अलग नहीं होता है। एक पद दूसरे पद से अलग कब होता है? जब उसके बीच में या तो प्लस आए या क्या आए, माइनस आए। उस कंडीशन में ही क्या होता है? ये चेंज होता है। अगर हमारे पास गुना या भाग आ जाए तो उस कंडीशन में जो पद है वो चेंज नहीं होता है हमारे पास। तो विमीय समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चंस आते हैं, खूब क्वेश्चंस आए हुए हैं इसे विमीय समांगता के सिद्धांत से। विमीय समांगता के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सिद्धांत से हमारे पास खूब भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? हर टर्म, कोई भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हर टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला सत्य है तो उस फॉर्मूले के प्रत्येक पद की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये कहता है विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है सर जी, ये हमारे पास कहता है। अब जैसे हम गति के समीकरणों को ही देख लेते हैं, b बराबर u प्लस ए टी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? b बराबर u प्लस ए टी को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर पद कौन कौन से? एक तो ये पद है, बराबर के इधर वाला एक पद हो गया, बराबर के इधर दो पद हो गए, एक तो u और एक प्लस से अलग हो रहा है, ए टी एक पद हो गया, ए टी क्या हो गया? एक पद हो गया। तो b की जो डायमेंशन है वो b की डायमेंशन लिखेंगे, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी L1 t माइनस वन हो जाएगी। L1 t माइनस वन वेलोसिटी की डायमेंशन है। और u की डायमेंशन देखेंगे तो u भी वेलोसिटी है, इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L1 t माइनस वन हो जाएगी। हम सर जी AT की डायमेंशन देखेंगे तो AT की डायमेंशन क्या देखेंगे? A क्या है? A क्या है? L1 t माइनस टू होती है। और t की डायमेंशन क्या होती है? t की डायमेंशन t1 होती है। तो दोनों को मिलाओ जरा, तो L1 t माइनस क्या हो गई? 1। तो इस वाले पद की डायमेंशन भी ये, इस वाले पद की डायमेंशन भी ये, इस वाले पद की डायमेंशन भी ये। हर पद की डायमेंशन कैसी है? सेम है। इसलिए फॉर्मूला कैसा है? करेक्ट है। इसलिए फॉर्मूला कैसा है? करेक्ट, और हम जानते भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो फॉर्मूला दिया गया है वो विमीय रूप से सही है या नहीं है। ये हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास, हम कोई सूत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। कोई सूत्र की क्या कर सकते हैं? स्थापना भी कर सकते हैं। कोई सूत्र भी हम इससे बना सकते हैं। सूत्र भी हम क्या कर सकते हैं? सूत्र भी बना सकते हैं। सूत्र भी बना सकते हैं। सूत्र भी बना सकते हैं। तो तीसरा जो हमारे पास आता है, तीसरा जो हमारे पास आता है, किसी सूत्र की स्थापना करना। तीसरा जो हमारे पास अनुप्रयोग आता है वो आता है सूत्र की स्थापना करना। सूत्र की स्थापना करना, सूत्र की स्थापना करना। क्या आता है सर जी? सूत्र की स्थापना करना। तो सूत्र की स्थापना करना हमारे पास आता है, सूत्र की स्थापना करना हमारे पास आता है। कोई भी क्या बना सकते हैं? हम फॉर्मूला बना सकते हैं डायमेंशन से। जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम कोई है, ये एक धागा हमने लिया, धागे से द्रव्यमान लटकाया और इसको ऐसे स्वतंत्र दोलन करने के लिए छोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ये इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। इसका कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और गुरुत्वीय त्वरण इस पे क्या लगता है? नीचे की तरफ पे गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जी लगता है। तो इसका जो आवर्त काल है, टाइम पीरियड है, एक चक्कर पूरा लगाने में लगा जो समय है, टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड किस किस चीज पर डिपेंड करता है? वो एक तो इसकी द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, सपोज दैट द्रव्यमान की एक घात पर निर्भर कर लिया। और किस पर निर्भर करता है? इसकी जो लंबाई है उसकी बी घात पर निर्भर करता है। और जो इसका गुरुत्वीय जो त्वरण है उसकी किस पावर पर डिपेंड करता है? सी पावर पर डिपेंड करता है। ये हमें जानकारी अगर प्रश्न में दे दी गई, ये हमें अगर जानकारी प्रश्न, ये बहुत काम आता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। तो बताओ टी हमारे पास किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? एक तो कर गया हमारे पास m की पावर a पर, और एक l की पावर b पर, और g की पावर c पर डिपेंड कर। t किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? a पावर पर, m की, और l की b पावर पर, और g की c पावर पर। तो t बराबर क्या हो जाएगा? k,
m की पावर a, l की पावर b और g की पावर क्या हो जाएगा, c हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। तो इस वाले पद की और इस पूरे पद की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखो टी की डायमेंशन, देखो टी की डायमेंशन, के की डायमेंशन होती नहीं है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। मास, मास की डायमेंशन कितनी होती है, m1, तो इसकी कितनी पावर है, a। लेंथ, लेंथ की क्या होती है, l1, तो इसकी पावर कितनी है, b। और g क्या होता है, ये होता है l1 t माइनस 2, इसकी डायमेंशन c। तो क्या हो जाएगा सर जी, टी की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, t1 ही होती है। अब बताओ, इसको हम ऐसे लिख दें, m0 l0 और t1 के रूप में लिख दें। इसमें लिखो कि m की पावर कितनी आ गई, a पावर आ गई, l की पावर कितनी आ गई, b पावर आ गई, और एक कितनी आ गई, c पावर आ गई। एक तो l की पावर b है और एक l की पावर c है, और एक t की पावर कितनी है, माइनस के 2c है, माइनस के 2c। तो विमाओं का कंपैरिजन कर दो, तो बताओ a किसने बराबर आएगा, 0 के बराबर, और b प्लस c कितने के बराबर आएगा, b प्लस c किसने बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से b बराबर क्या होगा, माइनस सी होगा, और माइनस 2c किसके बराबर आएगा, माइनस 2c किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से c बराबर कितना जाएगा, -1/2। ये c बराबर -1/2 आ गया। तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 1/2। ये आ गई। समीकरण 1 में रख दो इसकी वैल्यू को। तो t बराबर क्या हो जाएगा, k, m की पावर कितनी है, a का मतलब 0 पावर, l की पावर कितनी है, b का मतलब कितनी पावर, 1/2 पावर, और g का मतलब क्या है, g का मतलब कितना है, c पावर, c का वैल्यू कितना, -1/2। तो किसी भी संख्या का, अगर किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये l अपॉन जी, और ये अंडर रूट में आ जाएंगे, नीचे आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट में हमारे पास आ जाएंगे। k की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई, और ये हो गया l अपॉन जी। अब देखो यहाँ पर एक विमाओं का ये एक दुष्प्रभाव भी है, कि ये कमी भी है, कि जो k की वैल्यू ये नहीं बता सकता, सूत्र जब स्थापित करेंगे तो ये k की वैल्यू 2 पाई आएगी, हमें नहीं बता सकता, हमें पता है इसलिए हमें यहाँ पर लिख दी। तो इस प्रकार से हम कोई फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि भौतिक राशि किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है, तो हम उससे ऐसी निर्भरता से डायमेंशन लिख के उसका क्या कर सकते हैं, सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो ये विमाओं के हमारे पास क्या हो गए, 3 एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में तो ये पूरा हो नहीं पाएगा, थ्योरी वाला पार्ट, इसके लिए नेक्स्ट क्लास चलेगी। आज की क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, इसके लिए अपन को नेक्स्ट क्लास ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो इसमें एरर्स हैं, सार्थक अंक हैं, बहुत सारी चीजें अभी इसमें बची हुई हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी, फिर अपन कल की क्लास में चलेंगे। तो हमने मात्रक एवं चैप्टर स्टार्ट किया, भौतिक राशि देखी, कौन सी भौतिक राशि होती है, कौन भौतिक राशि नहीं होती है। फिर हमने यूनिट देखी, यूनिट क्या होती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो भौतिक राशि होती है उस भौतिक राशि को हम किस प्रकार से लिखते हैं, भौतिक राशि को हम किस प्रकार से लिखते हैं, और भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल और व्युत्पन्न। उसके बाद हमने देखा कि मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, तो 3 मात्रक पद्धतियां हैं, और तीनों को हटाकर एक मात्रक पद्धति बनती है जिसका नाम है एसआई मात्रक पद्धति। अगला जो हमारे पास चलता है वो पूरक भौतिक राशि होती है, दो होती है, समतल कोण और ठोस कोण। और फिर हमारे पास डायमेंशन होती है, किसी भी भौतिक राशि को एमएलटी की घातों के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त किया जा सकता है। तो व्यक्त करने में एम, एल और टी की जो घात लगाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। डायमेंशन बड़े कोष्ठक में लिखें तो उसको बीमीय सूत्र बोलते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए आपको सूत्र की आवश्यकता होती है जो मूल भौतिक राशियों से क्या रखता है, संबंध रखता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जैसे हमने बल की डायमेंशन निकाली, और फिर ये जी, आर, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, न्यू, ईटा, इन सब की डायमेंशन पूछता है। तो कैसे निकालते हैं, एक मैं निकाल के बताया, जी की निकाल के बताया, और म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट की निकाल के बताया, और भी आगे आएंगे जो क्वेश्चंस में सारी निकाल के बता देंगे। फिर है हमारे पास विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। उसमें पहला है भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना।
उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं और डायमेंशन लिख के उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। फिर हमारे पास है सूत्र की जांच करना, कोई भी सूत्र सही है या नहीं है, विमाओं की सहायता से उसका वेरीफाई किया जा सकता है। उसके लिए हम विमीय समांगता सिद्धांत का उपयोग करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि प्रत्येक पद की जो डायमेंशन है, प्रत्येक पद की जो विमा है, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पद प्लस और माइनस से ही अलग होगा, गुना और भाग से अलग नहीं होगा। जैसे हमने ये b बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की क्या करी, जांच करी। फिर हमारे पास है सूत्र की स्थापना, कि अगर हमें संबंध पता हो, दे रखा हो कि कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर किस प्रकार से निर्भर करती है, तो उसके संबंध की स्थापना हम कर सकते हैं, सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। ये हमने आज की क्लास में देखा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास होगी कल। ठीक है, गुड नाइट।